हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रैक्टिस सेट 1 देखने वाले हैं। आप लोगों का एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग विटामिन ए, विटामिन डी के साथ साथ विटामिन B12 का भंडारण करता है? तो कौन सा अंग है वो? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत या लिवर, जो विटामिन ए, डी के साथ विटामिन B12 का भी भंडारण करता है। देखिए लिवर विटामिन ए, विटामिन डी के साथ साथ विटामिन B12 को भी संग्रहित करता है। पाचन के दौरान स्त्रावित पित्त रस विटामिन को अवशोषित करने के लिए आवश्यक है ताकि शरीर उनका उपयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग में वोमेन कैप्सूल पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? देखिए वोमेन कैप्सूल, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, किडनी में वोमेन कैप्सूल पाया जाता है। देखिए प्रत्येक किडनी ट्यूब जैसी संरचनाओं से बनी होती है जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कप के आकार का ऊपरी सिरा जिसे वोमेन कैप्सूल कहा जाता है, उसके अंदर केशिकाओं का एक नेटवर्क होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि वोमेन कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होता है तो ये किडनी में प्रेजेंट होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 जोड़े होते हैं मानव शरीर में पसलियों के। देखिए कुल 24 पसलियां यानी कि 12 जोड़े होते हैं, जिनमें से 14 यानी कि जो 7 जोड़े होते हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं यानी कि सच्ची पसलियां होती है। दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को सामान्यतः डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? देखिए दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेलोफाइट्स कहा जाता है दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को। देखिए हेलोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो दलदली या झील के किनारे के वातावरण के लिए विशिष्ट होते हैं, जिनमें स्थायी अंग जल स्तर के नीचे मिट्टी या कीचड़ में स्थित होता है, लेकिन हवाई अंकुर हवा के लिए पानी के ऊपर उभरे हुए होते हैं। हेलोफाइट्स एक नमक सहिष्णु पौधा है जो मिट्टी या उच्च लवणता वाले पानी में उगता है। तो हेलोफाइट्स के बारे में ये जरूर आपको याद रखना है। एंटीबायोटिक दवाओं की अधिक मात्रा से मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण बाधित हो जाएगा? तो देखिए अगर एंटीबायोटिक दवाएं ज़्यादा लेंगे तो किसका संश्लेषण बाधित होगा? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, बायोटीन का संश्लेषण बाधित हो जाएगा। देखिए एंटीबायोटिक दवाओं की अधिक मात्रा मानव शरीर में संश्लेषित बायोटीन के दमन का कारण बनती है। बायोटीन को विटामिन H, विटामिन B7 और विटामिन B8 के रूप में भी जाना जाता है और यह उपापचय प्रक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल है जो मुख्य रूप से वसा, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के उपयोग से संबंधित है। तो आपको याद रखना है अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाई ली जाएगी तो विटामिन जो बायोटीन है BH या B7 जिसे हम कह सकते हैं, उसका संश्लेषण बाधित हो जाएगा। अंतर परमाणु और अंतर आणविक बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखिए कौन सा गलत है यहाँ पर? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन एकदम सही है। इसको हम यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में तुलना, तो ये जो दोनों बल हैं ये दोनों मूल रूप से विद्युत हैं और दोनों बल कम दूरी पर सक्रिय होते हैं और दोनों बलों के लिए बल दूरी ग्राफ का सामान्य आकार है और दोनों बल परमाणु अणुओं के बीच की निश्चित दूरी तक आकर्षित होते हैं और जब उनके बीच की दूरी उस मान से कम हो जाती है तो ये प्रतिकारक हो जाते हैं। ये सारी चीजें हैं दोनों बलों के बारे में, तो इसे आप एक बार जरूर पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी हो जाएगा, विटामिन के जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। देखिए विटामिन के एक विटामिन है जो पत्तेदार हरी सब्जियां, ब्रोकली और ब्रुसेल्स स्प्राउट्स में पाया जाता है। शरीर में विटामिन के रक्त का थक्का जमने में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ये क्वेश्चन सिंपली पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो आपको याद रखना है विटामिन के।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है। इलेक्ट्रॉन की खोज एक आयरिश वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की थी और इलेक्ट्रॉन खोजा जाने वाला पहला उपपरमाणविक कण है। जे थॉमसन वाटरमेलन मॉडल का प्रस्ताव देने के लिए उल्लेखनीय है, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि वाटरमेलन मॉडल किसने दिया है, तो आपको याद रखना है जे थॉमसन के द्वारा ये दिया गया है। रेडियोथेरेपी में किस उत्कृष्ट गैस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है रेडियोथेरेपी में। देखिए रेडॉन आवर्त सारणी में एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Rn और परमाणु संख्या 86 है। एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस जो रेडियम के विघटन से बनती है। रेडॉन सबसे भारी गैसों में से एक है और इसे स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाता है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है। लाल शैवाल को डैश के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, रोडोफाइसी। लाल शैवाल को रोडोफाइसी के रूप में जाना जाता है। देखिए रोडोफाइसी या लाल शैवाल समुद्री शैवाल का एक वर्ग है जिनमें से अधिकांश लाल रंग के होते हैं। एक फिलामेंट या झिल्लीदार मूल आकार के साथ ये लाल रंग में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा अधिकतम है? तो देखिए कौन सा देश है इनमें से? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा अधिकतम है। पड़ोसी देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा देखिए सभी का यहाँ पर दे दिया गया है। तो बांग्लादेश की कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। तो देखिए भारत अपनी 4096.7 किलोमीटर भूमि सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा किसी देश से लगती है तो वो कौन सा देश है? वो है बांग्लादेश। काचिन पहाड़ियाँ भारत और निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के बीच की सीमा बनाती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, म्यांमार की। जो काचिन पहाड़ियाँ हैं वो भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। देखिए काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के काचिन राज्य के चरम उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और वे भारत और म्यांमार के बीच एक सीमा बनाती है। आंध्र प्रदेश स्थित तुमल्लापल्ली विश्व में किस निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? तुमल्लापल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम भंडार के लिए ये प्रसिद्ध है। देखिए तुमल्लापल्ली खदान भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा में स्थित तुमलापल्ली गांव में एक यूरेनियम खदान है। 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए शोध के नतीजों ने विश्लेषकों को यह निष्कर्ष निकाला कि इस खदान में दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। तो अगर आपसे इस खदान के बारे में पूछा जाए तो ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम खदान के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए इनमें से कौन सी चोटी है जो सबसे ऊंची है अंडमान निकोबार की? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, सैडल पीक। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। कितनी ऊंची है? तो 732 मीटर। ये भी याद रखना होता है क्योंकि जब भी ऊंची चोटी पूछा जाता है तो कितने मीटर ऊंची है ये भी पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए इनमें से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बनास नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए लूनी नदी का उद्गम अजमेर के पास पश्चिमी अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी में लगभग 550 मीटर की ऊंचाई पर होता है से हुआ है। इसके बाएं किनारे की सहायक नदियों के नाम देखें तो सुकरी, मिथरी, बांडी, खारी, जवाई, गुहिया और दाहिने किनारे की सहायक नदियां सागी और जोजरी नदी है। तो ये जो सहायक नदियां हैं इनमें कहीं भी बनास नाम नहीं आया है, मतलब बनास नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। मिट्टी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है बी, लौह यौगिक के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। देखिए मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसके कारण मिट्टी का रंग लाल होता है, तो आपको याद रखना है आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड।
थर्मल पावर स्टेशन और उनके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा मिलान सुमेलित नहीं है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। जो रिहन थर्मल पावर स्टेशन है ये पंजाब में स्थित नहीं है, ये यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ए वाला जो पॉइंट है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जो रिहन थर्मल पावर स्टेशन है ये उत्तर प्रदेश में है, फिर सीपत थर्मल पावर प्लांट ये छत्तीसगढ़ में है, बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन ये नई दिल्ली में है, और फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती परियोजना। देखिए दुलहस्ती परियोजना जम्मू और कश्मीर राज्य में चिनाब नदी के पार स्थित है। वर्ष 1986 में इसे चालू किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। कौन से स्थान पर, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। बर्नपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। देखिए 1870 में जेम्स एस्किन द्वारा कुल्टी के जंगलों में लोहा बनाने के लिए एक छोटे संयंत्र की स्थापना की गई थी। इससे केवल कास्ट आयरन का उत्पादन होता था। बाद में 1926 में कंपनी ने फिर अपना इसका नाम बदलकर बंगाल आयरन कंपनी लिमिटेड कर दिया था। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को दक्षिण भारत का चेरा पूंजी की उपाधि दी गई है। कौन सा स्टेशन है जिसे, कौन सा हिल स्टेशन है जिसे दक्षिण भारत के चेरा पूंजी की उपाधि दी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा अगुम्बे। अगुम्बे जो हिल स्टेशन है इसे दक्षिण भारत की चेरा पूंजी की उपाधि दी गई है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। कब बन जाता है एक विधेयक संसद का अधिनियम, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है तब जो विधेयक है वो अधिनियम बन जाता है। देखिए भारत में विधेयक का लोकसभा उसके बाद राज्यसभा में पेश होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक कानून या अधिनियम बन जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं दी गई है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं जरूरी है कि सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्य ना करता हो। ये सभी योग्यताएं हैं भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 30। ये भारत में मदरसों की स्थापना के लिए मददगार है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार है। इसीलिए जो मुस्लिम लोग हैं वो मदरसा खोल सकते हैं कि अनुच्छेद 30 के अनुसार। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम आयु क्या है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 7.5 माह की होती है अध्यादेश की अधिकतम आयु। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसे उस स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है जब संसद सत्र में नहीं है। एक अध्यादेश की अधिकतम आयु 6 माह और 6 सप्ताह मतलब टोटल 7.5 माह होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को भारत संघ में शामिल हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जो 26 अक्टूबर 1947 को भारत संघ में शामिल हो गया था। देखिए जम्मू कश्मीर की रियासत पर पाकिस्तानी कबाइलियों ने हमला किया था या आक्रमण किया था और वो श्रीनगर को हड़पने में लगभग सफल हो रहे थे। जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत से मदद मांगी थी। तो जो सरदार पटेल है उन्होंने वीपी मेनन को भेजा था और कहा था, हरि सिंह के सामने प्रस्ताव रखा था कि विलय की शर्त एक तरीके से उनके सामने रख दी गई थी और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया था।
भारतीय संविधान के विषय में 13 दिसंबर 1946 किस लिए जाना जाता है? तो देखिए किस लिए जाना जाता है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। उद्देश्य संकल्प लाया गया था इस दिन, इसलिए 13 दिसंबर 1946 जाना जाता है। देखिए उद्देश्य संकल्प 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया और 22 जनवरी 1947 को ये अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है सी, प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार करना, ये मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार में ब्रिटिश संसद द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के विस्तार और विधान परिषदों के दायरे को व्यापक बनाने, भारतीय राष्ट्रीय में नरमपंथियों की मांगों को पूरा करने के प्रयास में पारित किया गया था। क्या? मार्ले मिंटो सुधार। पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई गई? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 1977 में 1977 में पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति बनाई गई थी। देखिए पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए जनता पार्टी सरकार ने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इसमें 13 सदस्य थे। इस समिति ने 1978 में 130 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अशोक मेहता समिति, पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। देखिए यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों के चयन के लिए प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई है और इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंडली कहा? तो किसने कहा है? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। देखिए के.एम. मुंशी जो संविधान सभा की मसौदा समिति के सदस्य भी थे, ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से किसको कालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इनमें से कौन सा है जिसको कालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ताम्र पाषाण युग को कालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। देखिए ताम्र पाषाण युग को कालकोलिथिक युग भी कहा जाता है जिन कलाकृतियों में बांस के औजारों के साथ साथ ही पत्थरों से बने सामान का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें कारीगरी ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो ताम्र पाषाण युग है इसको कालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बहुत पूछा जाता है त्रिपिटक के बारे में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। देखिए त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध की शिक्षाओं के बाद उनकी शिक्षाओं को त्रिपिटक कहा जाता है। देखिए ये कौन कौन सी है? तो सबसे पहले विनय पिटक, संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं इसमें दी गई है। फिर है सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के वचन दिए गए हैं। फिर है अभिधम्म पिटक जिसमें दर्शन सिद्धांत दिए गए हैं। तो ये तीनों ही पिटक बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, नान्यदेव। ये कर्नाट राजवंश के संस्थापक थे। देखिए कर्नाट राजवंश के संस्थापक नान्यदेव थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरोवगढ़ को बनाया। कर्नाट राजवंश मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। कनिष्क के टाइम पर गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। देखिए कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया था। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बौद्धिस्त्वों की भी पूजा आरंभ कर दी गई। तो कनिष्क के टाइम पर जो महात्मा बुद्ध हैं उन्हें देवता के रूप में पूजा जाने लगा।
कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा सभी, यानी कि आर्थिक नीति, सैन्य रणनीति, राजनीतिक विचार, इन सभी पर आधारित है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य के राजनीतिक विचार, सैन्य नीति, आर्थिक नीति के विषय पर आधारित है। यह चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध कौटिल्य द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है और राज्य के मामले, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति जैसे मामलों से संबंधित है। अर्थशास्त्र भी बहुत पूछा जाता है, किसने लिखा है ये? तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट गुप्त काल में उत्तर व्यापार के लिए उपयोग किया गया था? तो कौन सा पोर्ट था? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ताम्रलिप्ति। ये वो पोर्ट है जो गुप्त काल में उत्तर व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भुगुकुच भड़ोच था, जहां से समुद्री व्यापार होता था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देखिए किसके द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई है। देखिए मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की है। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन कहा गया है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो किस कवि ने लिखा है ये? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, कालिदास के द्वारा कुमार संभवम महाकाव्य लिखा गया है। देखिए कुमार संभवम महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण और कार्तिकेय की जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है, परुशनी या रावी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। देखिए 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध परुशनी नदी, वर्तमान में जिसे हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, के तट पर हुआ था, जिसमें भरत के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, राजतरंगिणी। ये कलहण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। देखिए कलहण ने राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहण ने जय सिंह के शासनकाल के समय में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। ये भी आपको देखिए मेन जो कलहण है, तो राजतरंगिणी बहुत पूछा जाता है कि किसने लिखा है और किसके टाइम पर लिखा है, तो जय सिंह के टाइम पर, यह भी आपको याद रखना है। राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की कल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन इस्पात संयंत्रों की संकल्पना की गई थी। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो 1956 से 1961 तक की अवधि रही है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना 1961 में जर्मन फर्म के सहयोग से की गई थी और दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटिश फर्मों के नेतृत्व वाले संघ की सहायता से शुरू हुआ है। भारत ने किस वर्ष लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत के द्वारा शुरू की गई। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या TPDS ने जून 1997 से पूर्ववर्ती PDS का स्थान ले लिया। नई प्रणाली के तहत गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए 2 स्तरीय सब्सिडी युक्त मूल निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। UPI किस आर्किटेक्चर पर बना है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A, IMPS आर्किटेक्चर पर बना है UPI। देखिए UPI IMPS आर्किटेक्चर पर बनाया गया है। तत्काल भुगतान सेवा भारत में एक त्वरित भुगतान अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली है। तो ये किस आर्किटेक्चर पर बनी है पूछा जाता है, तो IMPS आर्किटेक्चर पर UPI को बनाया गया है।
निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान दिया है? तो कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा, अमर्त्य सेन, जिन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान दिया है। देखिए अमर्त्य सेन ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र, सामाजिक विकल्प सिद्धांत, आर्थिक और सामाजिक न्याय, अकाल के आर्थिक सिद्धांत और विकासशील देशों के नागरिकों की भलाई के सूचकांक में योगदान दिया है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर उनके काम के लिए उन्हें 1998 में आर्थिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? देखिए इनमें से ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? ओपेक यानी कि OPEC। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये ओपेक का पूरा नाम है। देखिए ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो कहलाती है। कौन सी स्थिति कहलाती है? तो सी करेक्ट हो जाएगा। इसे बजट घाटा कहा जाता है। देखिए बजट घाटा वह वित्तीय स्थिति है जिसमें व्यय राजस्व से अधिक होता है। ये आमतौर पर सरकार के व्यय से संबंधित होता है, ना कि व्यवसाय या व्यक्ति के व्यय से। बजटीय घाटा आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण हर साल आधिकारिक तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? देखिए आर्थिक सर्वेक्षण हर साल कौन प्रकाशित करता है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। देखिए भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज है। यहाँ पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा करता है, प्रमुख विकास कार्यक्रमों के प्रदर्शन का सारांश देता है और सरकार की नीतिगत पहलों और अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। तो किसके द्वारा निकाला जाता है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ये पेश किया जाता है। भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है इरडा का मुख्यालय। इसका गठन 1999 में मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के द्वारा किया गया था। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह बीमा उद्योग को विनियमित और विकसित करता है। IRDA को अप्रैल 2000 में एक वैधानिक निकाय के रूप में शामिल किया गया था। RBI की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1935 में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बैंक के कामकाज का वैधानिक आधार प्रदान करता है, जिसने 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया था। मतलब इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। पूरा योजना जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की परिकल्पना करती है कि पहली बार वकालत की गई थी किसके द्वारा? तो देखिए किसके द्वारा की गई है? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा ये योजना की वकालत की गई थी। देखिए इस रणनीति की परिकल्पना पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जनवरी 2003 में की थी। रणनीति का उद्देश्य ग्रामीण विकास को सशक्त और तेज करना था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पूरा योजना को लागू किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा चलाई गई। ये आपको जरूर से याद रखना है। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए। आपको और किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।